हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। हम 90 डेज का ऐसी प्रेप कर रहे हैं। ये है लीड कोड 75 का सवाल नंबर 2। लीड कोड 1071, ग्रेट कॉमन डिवाइजर ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मैं सवाल का देखो क्या क्या एनालिसिस करूँगा। मैं इस सवाल का एनालिसिस करूँगा कि सवाल में क्या करना है, व्हाट वन, फिर व्हाट टू, सोल्यूशन अप्रोच क्या है, हाउ कैसे करना है, वाई क्यों करना है, उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा टाइम कम्प्लेक्सिटी का, और फाइनली बात करूंगा इंट्यूशंस कि कैसे इस सवाल के बारे में मैं सोच पाया या नहीं सोच पाया। ऑलराइट, तो मैं हर सवाल पे यही 6 एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले व्हाट वन इज व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट टू इज व्हाट इज द सोल्यूशन। सो पहले व्हाट वन समझते हैं। तो ये रहा सवाल हमारे सामने। तो अपने को 2 स्ट्रिंग दे रखी हैं, जैसे एबीसी और एबीसी। तो वो सबसे बड़ी स्ट्रिंग बतानी है जिससे ये भी बन जाए और वो भी बन जाए। क्या मतलब है इसका? जैसे ये है ए बी ए बी ए बी और ये है ए बी ए बी, तो ए बी सिर्फ ए बी से ए बी को 2 बार रिपीट करो स्ट्रिंग 2 बन जाती है, और 3 बार रिपीट करो स्ट्रिंग 1 बन जाती है। ठीक है, अब लीड कोड के लिए ऐसा कोई स्ट्रिंग नहीं है कि उसको रिपीट करके हम कोड को भी बना सकें और लीड को भी बना सकें। पहले वाले के अंदर देखो एबीसी और एबीसी था, तो वो एबीसी वो स्ट्रिंग है जिसको एक बार रिपीट करके स्ट्रिंग 2 बनती है और 2 बार रिपीट करके स्ट्रिंग 1 बनती है। आई थिंक व्हाट वन तो क्लियर हो गया होगा कि सवाल क्या है। ठीक है, दोबारा से हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट वन इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो जैसे एक स्ट्रिंग दिया है आपको, कुछ भी है वो, लेटर से मैं ऐसा करता हूं ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, और स्ट्रिंग 2 लेटर से ए बी सी डी। आपको कहा गया है वो सबसे लंबी स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करो जिससे दोनों बन जाती हैं। सबसे लंबी स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जिससे दोनों बन जाती है, जिसको रिपीट करके दोनों बनाई जा सकती हैं। तो वो यहाँ पर एबीसीडी है, एबीसीडी 2 बार लिखा, और इसमें एबीसीडी 3 बार लिखा, तो दोनों स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब ध्यान समझिए, देखो मैं कैसे अपने डिस्कशन को कैसे शेड्यूल कर रहा हूं। अगली चीज आपको समझनी है, व्हाट इज द सोल्यूशन, क्योंकि वाई इज द सोल्यूशन तीखा है। तो अगर हम व्हाट और वाई एक साथ समझने लगेंगे तो सोचा नहीं जाएगा। तो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज द सोल्यूशन, फिर मैं डिस्कस करूंगा हाउ इज द सोल्यूशन वर्किंग, मतलब वी वुड कोड इट, फिर हम डिस्कस करेंगे वाई इज द सोल्यूशन, फिर हम वाइज डिस्कस करेंगे, एक से ज्यादा वाइज डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इंट्यूशंस डिस्कस करेंगे कि ये सवाल मुझसे नहीं बना तो मैं कैसे सोच सकता था। तो व्हाट इज द सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, अगला डिस्कशन अपने को करना है व्हाट इज द सोल्यूशन। देखिए, सोल्यूशन के हैं जी 2 भाग। क्या है वो सोल्यूशन के 2 भाग? कि ऐसा भी संभव है कि इन दोनों स्ट्रिंग का कोई आंसर ही ना हो, इन दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड करने वाली कोई स्ट्रिंग ही ना हो। सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। देखो, सिंपल सा बोला गया है, अगर स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 है, तब तो आंसर एग्जिस्ट करता है, वरना आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तब तो कुछ आंसर एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं है तो आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता। उस केस में आपको ब्लैंक रिटर्न करना है। ठीक है, वाई, इसका वाई अभी डिस्कस नहीं करना है। अभी तो व्हाट इज द सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट ये है, अगर सोल्यूशन 1 प्लस सोल्यूशन 2 प्लस सोल्यूशन 1 के इक्वल है तो आंसर एग्जिस्ट करता है, वरना आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जब आंसर एग्जिस्ट करता है तो आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आंसर बड़ा सिंपल है। दोनों की लेंथ पकड़ो, इसकी लेंथ थी 12, इसकी लेंथ थी 8। इन दोनों लेंथों का जीसीडी निकाल दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है वो 4 है। 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है। ठीक है, तो कोई सी भी स्ट्रिंग के पहले 4 कैरेक्टर उठा के रिटर्न कर दो बेसिकली। तो मतलब क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन 1 प्लस सोल्यूशन 2 को चेक करो कि वो सोल्यूशन 2 प्लस 1 के इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ये इक्वल है तो दोनों की लेंथों का जीसीडी निकाल दो। लेट अस से ए इज स्ट्रिंग 1 लेंथ, बी इज स्ट्रिंग 2 लेंथ, दोनों का जीसीडी निकाल लो। लेट अस से जीसीडी आपने मेथड लिखा हुआ है जिसको आपने कॉल किया और दोनों का जीसीडी निकाल लिया। आपके पास जीसीडी आ गया। आंसर पता क्या है? स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 0 कॉमा जीसीडी। आई थिंक व्हाट ऑफ द सोल्यूशन इज क्लियर। वाई तो डिस्कस ही नहीं करा, अभी करेंगे। अगली चीज हम डिस्कस करेंगे हाउ ऑफ द सोल्यूशन। लेट अस कोड इट अप, हाउ सोल्यूशन। उम्मीद करूंगा आपको जीसीडी कोड करना आता है, क्योंकि जीसीडी कोड करना मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां हम जाते हैं। एक्चुअली कोड करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, फटाक से मैं कोड कर देता हूं, जो बोला है उसी चीज को कोड कर देता हूं। देखो, स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है तो ध्यान रखना एक बात, स्ट्रिंग का कंपैरिजन कभी भी किया करते हैं तो इक्वल्स को यूज किया करते हैं, डबल इक्वल टू को नहीं यूज किया करते हैं। अगर ये आप नहीं जानते हो तो आपको ये रिसर्च करना चाहिए।
और इनफैक्ट अगर आप पेप कोडिंग पर जाओगे और स्ट्रिंग्स वाला लेक्चर देखोगे, लेवल 1 के अंदर स्ट्रिंग्स वाला लेक्चर है, तो वहाँ पे डिस्कस्ड है कि इक्वल्स क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वांटेड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कहाँ तुम ये जान सकते हो स्ट्रिंग के मेजर फंक्शंस कि क्यों आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। वेयर हैव आई डिस्कस स्ट्रिंग बिल्डर एंड एरे लिस्ट। तो इंट्रोडक्शन, हाँ ये वाला आप डिस्कशन देख सकते हो, स्ट्रिंग इंटर्निंग एंड इम्यूटेबिलिटी, और उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर यूसेज एंड परफॉर्मेंस। तो आपको जो वीडियोस देखनी है वो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग बिल्डर एंड एरे लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है ये इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, फिर स्ट्रिंग इंटर्निंग एंड इम्यूटेबिलिटी और स्ट्रिंग बिल्डर यूसेज एंड परफॉर्मेंस। इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वल्स क्यों यूज़ करना होता है, डबल इक्वल टू क्यों नहीं यूज़ करना होता है। ऑलराइट, लेकिन आई एम कमिंग बैक, तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग कभी भी कंपेयर करो तो भैया इक्वल्स के थ्रू यूज़ करो। तो स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 के अगर इक्वल है तब तो जवाब एग्जिस्ट करता है, वरना तो जवाब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रिटर्न ब्लैंक। अब जवाब यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग 1 की लेंथ लीजिए, स्ट्रिंग 2 की लेंथ लीजिए, दोनों का जीसीडी निकालिए, सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो एक मेथड लिखूंगा जो जीसीडी दे देगा, और फिर अपना आंसर बड़ा सिंपल है, स्ट्रिंग 1 में से या स्ट्रिंग 2 में से जीसीडी की लेंथ का आप सब स्ट्रिंग काट के दे दीजिए। अगर जीसीडी 4 है तो पहले 4 कैरेक्टर उठा के दे दीजिए। ठीक है, अब इकलौता पीस रह गया, जीसीडी वाला मेथड लिखा जाए तो मैं डिवीजन मेथड से जीसीडी करूंगा, डिवीजन मेथड से जीसीडी करूंगा। जिसको ये नहीं आता है तो मतलब प्रेटी सिंपल होता है। डिवीजन मेथड याद आपको जीसीडी वाला, डिवीजन मेथड क्या होता है, लाओ फटाफट से बताई दो। जैसे अगर आपको 8 और 12 का जीसीडी निकालना है, 8 और 12 का जीसीडी निकालना है, तो हम 8 को बाहर रखते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं, फिर 4 आ जाता है। अब हम पिछले डिवाइजर को डिविडेंड बनाते हैं और रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड हो जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आंसर होता है, लास्ट डिवाइजर आंसर होता है। ठीक है, ये सिंपल सा होता है। दोबारा से देख लो, देखो 8 को यहाँ रखा, 12 को यहाँ। ठीक है, तो एक नंबर डिवाइड हो रहा है, एक नंबर डिवाइड कर रहा है, जो लास्ट बंदा डिवाइड कर मारने में कामयाब होता है वो आंसर होता है। ठीक है, और ये फर्क नहीं पड़ता हम बाहर छोटा नंबर रखें अंदर बड़ा नंबर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर 12 भी रखोगे तो 12 जीरोज़ आर 0 और फिर वो 8 रिमाइंडर आके अगली बार 8 12 ही बन जाता है। तो बड़े छोटे का हमें कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं होती, वो चलता है। ठीक है, तो मैंने 8 को बाहर रखा, 12 को यहाँ। लेट अस से दिस नंबर इज ए, दिस नंबर इज बी। डिवाइड करने वाला ए है, डिवाइड होने वाला बी है, कोशेंट से फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर आया 4, अगली बार अब डिवाइड कौन करेगा, रिमाइंडर डिवाइड करेगा। तो ये रिमाइंडर था, तो हम ए को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब तुम डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा कौन, डिवाइड होगा कौन, जो पिछली बार वाला 8 था ना वो डिवाइड होगा, वो बी बन जाएगा। ठीक है, फिर से डिवाइड किया, इस बार डिवाइड हो गया, तो जिसने डिवाइड किया था वो आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल होता है एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल जब तक बी ए से डिवाइड होकर 0 नहीं दे रहा, जब तक बी ए से डिवाइड होकर 0 नहीं दे रहा रिमाइंडर में, तब तक डिवीजन चलेगा। तो रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर इज बी मॉडुलस ए। अब अगली बार देखो, अगली बार डिवाइड करने वाले को ए कहते हैं, अगली बार डिवाइड कौन करेगा, जो रिमाइंडर था वही डिवाइड करेगा, तो ए वुड डिवाइड। तो ये रिमाइंडर को मैंने ए में रिसीव किया। ठीक है, डिवाइड होगा कौन, डिवाइड होगा कौन, जिसको डिवाइड होना होता है उसको हम बी कहते हैं। तो जो पिछली बार का डिवाइजर था वो डिवाइड होगा, तो बी वुड बिकम ए। जिसने पिछली बार डिवाइड किया था वो इस बार डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर आया था वो डिवाइड करेगा। तो ए इज डिवाइड करने वाला, बी इज डिवाइड होने वाला। तो ये सिंपल सा कोड होता है जीसीडी का, पर मैं अज्यूम करता था कि आपको ये आता होगा, और मैं आगे की डिस्कशनों में ना इस तरह की चीज़ें छोड़ना पसंद करूँगा। तो जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक डिवाइड करेंगे, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा है कि सर ये तो बचकाना है, ये तो आता है, तो और होना भी चाहिए ना। मतलब जो मैं सीरीज़ कर रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये सीरीज़ है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो कम से कम लेवल 1 कर चुके हैं पेप कोडिंग का, जो कम से कम 200 सवाल बना चुके हैं आज तक डीएसए के, उनके लिए है। जिसने आज तक बिल्कुल शुरू ही नहीं किया है, जिसने आज तक कोई ग्राफ का क्वेश्चन ही नहीं किया, उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, कम से कम ग्राफ के 10 सवाल, डीपी के 10 सवाल, प्रायोरिटी क्यू के 10 सवाल अगर आप कर चुके हो, हैश मैप के 10 सवाल कर चुके हो, तब आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये सीरीज़ आपको करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। रिकर्शन के कम से कम आपने 20 सवाल करे हों, कम से कम आपने डीपी के 10 सवाल करे हों, ग्राफ के 10 सवाल करे हों, प्रायोरिटी क्यू के 5 सवाल करे हों, हैश मैप के 5 सवाल करे हों, ट्रीज़ के कम से कम 20 सवाल करे हों, स्टैक क्यू के कम से कम 5 सवाल करे हों, 5-5, लिंक लिस्ट के कम से कम 5-7 सवाल करे हों,
तब आप ये मेरे साथ फॉलो कर पाओगे। तो मैं जीसीडी जैसी चीज़ें स्किप करूँगा। ऑलराइट, सो मैं इसे सबमिट मारता हूँ। दिस वुड बी सबमिटेड। सबस्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है। सो एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हाउ टू डू इट। ऑलराइट, अगर मैं वापस जाता हूँ अपनी डिस्कशन की शुरुआत में, तो आई थिंक इस मोमेंट पे अपने को व्हाट ऑफ द क्वेश्चन पता है, व्हाट ऑफ द आंसर पता है, हाउ ऑफ द आंसर पता है। जो नहीं पता है वो है वाई आर यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी और इंट्यूशन। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वाई क्योंकि मुश्किल है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए जी। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो कोई है नहीं, क्योंकि हमने कोई ऐसे एरे वैरे नहीं बनाया। टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ये स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 किया था, ये ओ एन का काम है, और इक्वल से कंपैरिजन भी ओ एन का होता है। तो यहाँ पर आपकी अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ n है, स्ट्रिंग 2 की लेंथ m है, तो n प्लस m यहीं लग चुका है, n प्लस m लग चुका है, ठीक है। जीसीडी तो लोगैरिथमिक कोड होता है, जब ये डिवीजन वाला कोड है ना, तो लोगैरिथमिक होता है, वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो n प्लस m था ये, अगर उनकी लेंथ है n प्लस m है तो n प्लस m है। जीसीडी होता है log n टू द बेस m, तो उसको भूल जाओ। तो सबस्ट्रिंग भी n का ही कोड होता है, तो ओ एन प्लस m में हो गया ये कोड। बेसिकली ओ एन प्लस m इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है। टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस होने के बाद अभी दो बातें बची हैं, इंट्यूशंस एंड वाई। तो देखो, इंट्यूशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे क्या अंदाज़ा हो पा रहा था और क्या अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ये तो अंदाज़ा हो रहा था कि जो आंसर होगा ना, उसका इनकी लेंथों के जीसीडी से संबंध होगा, ऑफ कोर्स, है ना। कि जैसे पहले वाली स्ट्रिंग अगर ये लेटर से 12 लेंथ की है, 12 लेंथ की है, और दूसरी वाली स्ट्रिंग अगर 4 लेंथ की है, सॉरी 8 लेंथ की है, 8 लेंथ की है, तो ये है 12 लेंथ की, ये है 8 लेंथ की, इनका जीसीडी होता है 4। तो देखो, जीसीडी लेंथ नहीं लेंगे तो वो रेपिटेशन से डुप्लीकेसी ही नहीं बनेगी। तो ये तो अंदाजा हो गया था कि जीसीडी इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। इंट्यूशन में मैं इतना ही सोच पाया था। तो मैं अगर खुद करता तो पता क्या करता, दोनों की जीसीडी निकाल लेता और सबसे पहले जीसीडी लेंथ की, मतलब इसके अंदर से, दोनों स्ट्रिंगों के अंदर से जीसीडी लेंथ की सबस्ट्रिंग निकाल लेता। मैं ये वाले 4 कैरेक्टर कॉपी कर लेता शॉर्टर स्ट्रिंग के, फिर चेक करता कि क्या इससे डिवाइड हो पा रहा है। मतलब मैं पूरे में लूप लगाता, तो मैं चेक करता, भैया ये पहला इसके, ये इनका पहला इसके इक्वल है, दूसरा इसके इक्वल है, तीसरा इसके इक्वल है, चौथा इसके इक्वल है, पांचवा पहले के इक्वल है, छठा दूसरे के इक्वल है, सातवां इसके इक्वल है, आठवां इसके इक्वल है। मतलब यहाँ पर मैं मॉडुलस यूज कर रहा होता। फिर एक खत्म हो गई तो उसका दूसरे उसको चेक ही नहीं करना, फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये मेरे दिमाग में विचार आ रहा था, ठीक है। एज सच अगर तुम कंप्लेक्सिटी भी सोचोगे तो ये सोल्यूशन बुरा नहीं है, n प्लस m ही है। दोनों की लेंथ ली, जीसीडी निकाला, जीसीडी को ट्राई कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जीसीडी वाला लेंथ फेल हो जाता तो मैं उससे एक कम लेंथ को ट्राई करता, वो फेल हो जाता तो उससे एक कम लेंथ को ट्राई करता, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो स्टूपिड हो जाता। तो फिर मैंने क्या किया, काफ़ी देर ट्राई करने के बाद फिर मैंने सोल्यूशन पढ़ा, और सोल्यूशन पढ़ के मैं आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूँ सोल्यूशन कब पढ़ना है। तो जैसे 20 मिनट ट्राई कर लिया ना यार, उसके बाद सोल्यूशन पढ़ लो, क्योंकि वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन पढ़ लो, बस सोल्यूशन देख के सबमिट नहीं करना, सोल्यूशन को पढ़ लो, समझ लो, जैसे मैंने वाई सारे निकाल लिए हैं, उसके बाद फिर बिना पढ़े उसको सबमिट करो और नोट्स ले लो। सबमिट एंड नोट्स, कि तुम्हें अपना वाई याद रह जाए, ये ज़रूरी है। ऑलराइट, अब मैं तुम्हारे लिए वाई डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ करी गई थी कि स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 अगर नहीं इक्वल है स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 के, तो आंसर ही नहीं होगा। तो इस वाई को डिस्कस करते हैं, क्यों। देखो यार, देखो, लेटर से आंसर एग्जिस्ट, ठीक है, लेटर से आंसर एग्जिस्ट। कितना बड़ा आंसर है मैं उसकी बात नहीं करता, पर एक आंसर एग्जिस्ट करता है। ये स्ट्रिंग 1 12 की बना दी, मान लो मैंने, स्ट्रिंग 2 8 की बना दी, तो आंसर एग्जिस्ट करता है। लेटर से आंसर 2 लेंथ का एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही एग्जांपल के लिए कुछ आंसर एग्जिस्ट करता है जिसको बार बार रिपीट करके स्ट्रिंग 2 भी बन जाती है, बार बार रिपीट करके स्ट्रिंग 1 भी बन जाता है। ऐसे ही बोला कि लेटर से, या मैं 9 और 6 का मान लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, 9 का मान लिया उसको, वो हो गए 9, और इसको 6 कर देता हूँ, हाँ 9 और 6। तो लेटर से 3 लेंथ का मेरा आंसर आ गया, एज्यूम कर रहा हूँ। तो लेटर से वो 3 लेंथ का आंसर ABC है। अगर वो 3 लेंथ का आंसर है तो स्ट्रिंग 2 ABC हुई, उससे रिपीट होके बन रहा है ना, ABC है ना। और स्ट्रिंग 1 हुई ABC, वो 3 बार आकर बन गई।
ठीक है, मैं इस आंसर को लेटर से एक्स कह देता हूँ, एक्स कह देता हूँ। तो मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रिंग 1 होगी वो एक्स को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी करके ही बनेगी ना। लेटर से एक्स तीन बार कॉपी हुआ था। स्ट्रिंग 2 के अंदर लेटर से एक्स 2 ही बार कॉपी हुआ है। पर एनी विच वे मैं यहाँ पर एक्स आपका एक कैरेक्टर नहीं है, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट द लार्जेस्ट कॉमन स्ट्रिंग जिसकी डुप्लीकेसी से स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 बनती हैं। तो एक्स इज मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग 2 एक्स और एक्स के कंबाइन होने से कुछ नंबर ऑफ टाइम कंबाइन होने से बना है, पर वो एक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है। स्ट्रिंग 1 भी एक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों एक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो सकते हैं तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 क्या हुआ? पहले स्ट्रिंग 1 वाले 3x और फिर स्ट्रिंग 2 वाले 2x, और स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 क्या हुआ? पहले स्ट्रिंग 2 वाले 2x और फिर स्ट्रिंग 1 वाले 3x। पर ले देखे तो 5x ही बने ना। यहां पर x abc को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब जब मैंने 5 बार x लिखे तो ये abc 5 बार है, 15 कैरेक्टर। पर बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं अगर स्ट्रिंग 1 भी x की कॉपी से रिप्रेजेंट हो सकता है और स्ट्रिंग 2 भी x की कॉपी से रिप्रेजेंट हो सकता है, जो कि इस बात का परिचायक है कि x हमारा आंसर है। अगर x हमारा आंसर तो स्ट्रिंग 2 x से रिप्रेजेंट हो सकता है, x को कॉपी कर करके। स्ट्रिंग 1 भी x को कॉपी कर करके रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों x की कॉपीज में रिप्रेजेंट हो सकते हैं तो फिर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 ही होगा। ये वाली बात समझ में आई? और अगर स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 नहीं है तो इसका मतलब x एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहला प्रूफ मुझे ये समझ में आता है, मुझे सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो आंसर क्यों नहीं होगा, और अगर ये इक्वल है तो आंसर क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपको पहला सवाल समझना था। पहली बात ये समझनी थी कि अगर ये इक्वल है तभी आंसर क्यों एग्जिस्ट करता है, और ये अगर इक्वल नहीं है तो आंसर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप पहला वाई मेरी नजर में तो मुझे क्लियर हो गया था कि अगर आंसर एक्स एग्जिस्ट करता है तो स्ट्रिंग 2 उसकी कॉपियों से बना है और स्ट्रिंग 1 भी उसकी कॉपियों से बना है। तो लेट अस से स्ट्रिंग 1 3 कॉपी से बना है और स्ट्रिंग 2 2 कॉपी से बना है। पर इधर विच वे वर्क भी नहीं पड़ता कितनी कॉपी से, लेट अस ऊपर वाला 5 से नीचे वाला 3 से। तो फिर स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 करूंगा तब भी मेरे पास एक्स की कुछ कॉपीज आएंगी, स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 करूंगा तब भी उतनी ही एक्स की कॉपीज आएंगी, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल नहीं तो मतलब एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप पहला बात तुमको समझ में आ गया कि अगर ये दोनों का सम इक्वल नहीं है तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरा बात, आंसर एग्जिस्ट करता है तो जीसीडी लेंथ ही आंसर क्यों देगी? जीसीडी से कोई छोटी लेंथ आंसर क्यों नहीं दे सकती? दूसरी बात बड़ी गहन है। अगर दोनों का समेशन इक्वल है तो जीसीडी लेंथ ही क्यों आंसर देगी? जीसीडी लेंथ के अलावा जीसीडी से कोई छोटी लेंथ क्यों आंसर नहीं दे सकती? जीसीडी आप समझते हैं ना क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वही आंसर क्यों देगी? बात विचार करते हैं इस पे। हाँ देखिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव हो जाएगा। लेट अस से आंसर एग्जिस्ट करता है, लेट अस से आंसर एग्जिस्ट्स, ठीक है, जिसका एंड लेट अस से दैट आंसर इज एक्स। तो एंड लेट अस आल्सो एज्यूम यहां पर ना कि x इज नॉट द जीसीडी ऑफ देयर लेंथ। दोबारा से बोलता हूं, लेट अस से आंसर इज इक्वल टू x, आंसर एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू x, एंड x's लेंथ इज नॉट जीसीडी ऑफ S1 एंड S2 लेंथ। उनकी लेंथों का जीसीडी नहीं है ये, ठीक है। पर कम से कम एक बात तो मानोगे, x को कॉपी कर करके S1 बनाया है, x को कॉपी कर करके S2 बनाया है, तो x की लेंथ दोनों की लेंथों को डिवाइड तो करती है, ये तो मानोगे ना, कम से कम ये तो मानोगे। S1 डॉट लेंथ मॉडुलस x डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 और S2 डॉट लेंथ मॉडुलस x डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। x को कॉपी कर करके S2 बना है, x को कॉपी कर करके S1 बना है, तो दोनों की लेंथ x की लेंथ से डिवाइड होंगी, ये तो मानते ही हो। ये मान लिया कि x की लेंथ दोनों की लेंथ का जीसीडी नहीं है, ठीक है। अब एक बार समझते हैं जीसीडी होता क्या है। जीसीडी होता है सबसे बड़ा डिवाइजर, और जीसीडी निकलता कहते हैं। जीसीडी निकालने का एक और तरीका भी होता है। लेट अस से मैं जीसीडी निकालता हूँ किसी बड़े से नंबर का, 144 एक नंबर होता है जो 12 की टेबल में आता है, उसका निकाल लेता हूँ। लेट अस से मैं जीसीडी कुछ ऐसा सही एक और चूज़ कर लेते हैं, 36 180 के साथ जीसीडी निकाल लेता हूँ, ठीक है, मुझे पता भी नहीं। तो लेट अस से एक स्ट्रिंग हमारी 180 की है, एक 144 की है, तो जीसीडी निकालते हैं। मैं ना डिवीजन मेथड से नहीं निकालूंगा, मैं फैक्टर मेथड से निकालूंगा। 272 236 218 29 3331 फैक्टर मेथड से सारे फैक्टर लिखूंगा। 290 245 315 3551। So 144 can be represented as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, and 180 can be represented as 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का तरीका पता क्या होता था? जैसे इसमें दो बार है, इसमें 2 4 बार है, तो आप यहाँ से जितने मैक्सिमम 2 उठा सकते हो उठा लो जो कॉमन हो। 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो उठा लो सारे।
ठीक है। तो आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आता था वो आता था 2 × 2 × 3 × 3। ये सबसे बड़ा नंबर है जो 144 और 180 दोनों को डिवाइड कर सकता है। 144 और 180 दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे टू जितने मैक्सिमम 2 इसमें से उठा सकता था, मैक्सिमम 2 इसमें से उठा लिए, मैक्सिमम 3 इसमें से उठा सकता, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम कॉमन 2s एंड मैक्सिमम कॉमन 3, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स उठा लिए। ठीक है, तो मेरा एक नंबर कितना आया, 2 × 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 4 और 36 5 180 होता है। ठीक है, तो लेटर से आपका जो x है उसकी लेंथ, खैर 36 नहीं बोल रहा मैं अभी, 36 तो जीसीडी है ना हमारा, है ना। तो जीसीडी की लेंथ हमारे S1 की लेंथ थी, S1 की लेंथ थी 144, S2 की लेंथ थी 180, जीसीडी की लेंथ कितनी आई, जीसीडी की लेंथ आई 36, हमारे सामने मैंने ऊपर अभी निकाला है फैक्टर मेथड से। और मैं मान रहा हूं कि जो मेरा आंसर है x की लेंथ वो जीसीडी लेंथ नहीं, उससे छोटी है। ठीक है, पर मैं एक बात आपको पहले बता चुका हूं, जो भी x की लेंथ मानोगे, लेकिन x की लेंथ S1 और S2 दोनों को ही डिवाइड करती होगी, दोनों को ही डिवाइड करती होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि S1 भी x की कॉपी से बना है और S2 भी x की कॉपी से बना है, तो दोनों को ही डिवाइड करती होगी। जिससे मैं आपको बता एक बात का ध्यान क्या दिलाना चाहता हूं, फिर वो x क्या हो सकता है, अगर वो जीसीडी नहीं है तो इसी जीसीडी से ही कुछ बनने वाला है। इस जीसीडी में से एक 2 छोड़ दो, वो इस 2 को छोड़ दो तो वो 18 हो सकता है, या एक 3 छोड़ दो। समझे कि नहीं समझे? देखो, अगर ये आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था, ये 36 आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर था, तो x जो बनेगा, हमने ये कह दिया x जो है वो जीसीडी के बराबर तो नहीं है, लेकिन वो S1 और S2 को डिवाइड करता है। तो S1 और S2 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर तो ये था, विच वाज कि हमने सारे कॉमन फैक्टर उठा लिए। तो इनमें से मैं कुछ को छोड़ दूंगा तो ऐसा नंबर बनेगा, इनमें से किसी को छोड़ दूंगा तो ऐसा नंबर बनेगा जो दोनों को डिवाइड करने की काबिलियत रखता है। इनमें से कुछ छोड़ के ही ऐसा नंबर बनेगा। तो लेट्स से अगर मैं इस 2 को छोड़ दूं तो मेरे पास आया 9 × 2 = 18, तो यस x की लेंथ 18 हो सकती है पॉसिबली। या मैं 3 को छोड़ दूं तो 2 × 2 × 3, 4 × 3 = 12, उसकी लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, या मैं 2 और 3 दोनों को छोड़ दूं तो उसकी लेंथ 2 × 3 6 हो सकती है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि x की लेंथ ना केवल S1 S2 को डिवाइड करेगी, वो जीसीडी को भी डिवाइड करेगी। मतलब जीसीडी भी x की कॉपी से ही बनेगा। देखो ना, आप x के बारे में हमने ये तो विचार कर लिया था कि S1 और S2 दोनों x से डिवाइड होते हैं, तो जो जीसीडी जिन फैक्टरों से बना है उसमें से किसी फैक्टर को छोड़ के ही x बनेगा, जिसका मतलब है कि जीसीडी भी x की कॉपी से बना है। ठीक है, अब एक बार सोच के देखो, हमने ऐसा बोला ये है जी हमारा स्ट्रिंग 1 180 कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग 2 140 कैरेक्टर्स, 144 कैरेक्टर्स, ये हमारा जीसीडी है जी 36 कैरेक्टर्स। हमने बोला हमारे 36 कैरेक्टर्स की 4 कॉपी और 36 कैरेक्टर की 5 कॉपी से कॉपी हमारा आंसर नहीं है। हमने ऐसा बोला, हमने बोला कि x इज आवर आंसर। इनफैक्ट ये वाली बात मैं बोलता ही नहीं हूं, तुमको अभी समझ में आ जाएगी, ये वाली बात नहीं बोलता हूं। जीसीडी की लेंथ थी 36, ठीक है, हमने बोला हमारा कोई आंसर है x जिसकी लेंथ है 18, मतलब 18 वाली लेंथ को मैंने 8 बार कॉपी किया। तो अगर ये आंसर है तो इसकी कॉपी से S2 और S1 दोनों बनते हैं। तो 18 आया कहाँ से, मैंने ये जीसीडी वाली लेंथ में से किसी को छोड़ दिया, ये तो किसी एक फैक्टर को छोड़ दिया, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि 18 हमारा आंसर है, 18 लेंथ वाला आंसर है, तो वो S1 और S2 दोनों उसकी कॉपी से बने हैं। तो मैंने 18 को 8 बार चिपका देता हूँ, 18 कैरेक्टर्स को 8 बार चिपका दिया तो S2 बन रहा है। 18 को 10 बार चिपका दिया 10 टाइम्स तो S1 बन रहा है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है 18 को 2 बार चिपकाने से जीसीडी भी तो बनता है। ठीक है, अब 18 को 8 बार चिपकाने से आपका S2 बन रहा है, 10 बार चिपकाने से आपका S1 बन रहा है, 2 बार चिपकाने से जीसीडी बन रहा है। तो क्या मैं जीसीडी को 4 बार चिपका दूं 8 बार S1 को चिपकाने के बजाय, तो क्या S2 ना बन जाएगा? X को 10 बार चिपका के S1 बनाऊं, X को 10 बार चिपका के S1 बनाऊं, इसके बजाय जीसीडी को 5 बार चिपका के ना बना लूं इसको, क्योंकि जीसीडी तो x की कॉपी से ही बना है ना, जीसीडी एक्चुअली डबल x ही तो है। मैं x को 8 बार लिखूं और x को 10 बार लिखूं S1 के लिए, S2 के लिए, इसके बजाय मैं डबल x को 4 बार लिखकर क्या S2 नहीं बना सकता, और डबल x को क्या 5 बार लिखकर मैं S1 नहीं बना सकता?
बना सकता हूं ना, जीसीडी तो एक्स से ही बना है। इनफैक्ट हमने ये सोचा था कि देखो अगर एक्स दोनों की लेंथ को डिवाइड करता है तो वो जीसीडी की लेंथ को भी डिवाइड करता है, तो मतलब जीसीडी भी इसी की कॉपी है। और अगर ये आंसर है, इसकी कॉपियों से S2 बन रहा है, इसकी कॉपियों से S1 बन रहा है, और इसकी कॉपी से ही जीसीडी बन रहा है, तो जीसीडी की कॉपी से S1 और S2 जरूर बनेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। 3-4 बार सुनोगे, भारी सी बात है, गहरी सी बात है, 3-4 बार सुनोगे तब समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखो एनालिसिस इस तरह के सवाल का, जिस तरह के सवाल का जब आप खुद ना सोच पाओ तो एनालिसिस क्या करना होता है। पहले समझो व्हाट इज द क्वेश्चन, फिर समझो व्हाट इज द सोल्यूशन। इस टाइम पे ना व्हाट, देखो लेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम पे दिमाग में ना एक टेंशन आप डाल सकते हो। अगर आप व्हाट सोचते हुए वाई सोच लोगे तो दिमाग फट जाएगा। पहले आपने किया ट्राई, और ट्राई हो गया फेल, तो जब आप रीड कर रहे हो ना, जब सोल्यूशन रीड कर रहे हो, तो उसको लेयरिंग में कंज्यूम करो। व्हाट कि ये सोल्यूशन कहना क्या चाहता है, पहले ऑथर जो कहना चाहता है सब कंज्यूम कर लो, फिर उसको करके देख लो हाउ कि हाँ चल रहा है ये। फिर सोचो वाई, ये ऑथर जो ये कह रहा था ऐसा क्यों कह रहा था, क्या कारण है क्यों ऐसा कह रहा था। तो इससे जब आप समझोगे ना, जब आप व्हाट पे फोकस कर रहे हो तो ऑथर की पूरी बात कंज्यूम कर पाओगे। कई बार पता क्या होता है, हमारी जो इनर वॉइस है जो वाई पूछ रही है, वो एक्चुअली वही है जो हमें टीचर से पढ़ने नहीं देती है, या वो हमें दुनिया में अच्छा लिसनर नहीं बनने देती है। कि सामने वाला बोल रहा है लेकिन हमारे सवाल है, हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, बीच में अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से सुनने में पता क्या होता है, ऑथर की स्टोरी खराब हो जाती है। तो जब तुमने ट्राई कर लिया और तुमसे नहीं हुआ है, अब कंज्यूम करते हुए आप व्हाट हाउ वाई को यूज करो। पहले सुनो कि ऑथर क्या कहना चाहता है, फेथ यूज करो, ये यूज करो कि हाँ ऑथर ने अगर लिखा है तो उसको आता होगा और उसने मेरे डाउट्स का सोल्यूशन दिया होगा। तो मैं अपने वाई साइड में रखता हूँ, पहले सुन लेता हूँ ये क्या कह रहा है, पहले पूरा सुन लेता हूँ ये क्या कह रहा है, फिर उसको यूज करके देख लेता हूँ। अब सोचता हूँ कि यार इसने ये वाला सवाल का जवाब दिया था क्या, ये वाले सवाल का जवाब दिया था क्या। ठीक है, तो द फिलॉसफी वुड वर्क एक्चुअली। ठीक है, और फिर अगर आपके पास अब वाइज आ गए हैं, मेक नोट्स ऑफ दैट, सबमिट इट विदाउट वॉचिंग द सोल्यूशन। क्योंकि ये वाले जो आपने खुद वाई नहीं सोचा था ना, आप मोस्ट लाइकली इस वाई को बाद में भूल जाओगे। तो दैट इज वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक नोट्स। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी सवाल होगा जो मैं खुद सबमिट नहीं कर पाया था, इस तरह के सवाल है इस 75 लिस्ट में ही सवाल हैं इस तरह के जो मैं खुद सबमिट नहीं कर पाया था, मुझे सोल्यूशन देखने पड़े, तो उनका एनालिसिस आपको इसी तरह से मिलेगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द सोल्यूशन, हाउ इज द सोल्यूशन वर्किंग, व्हाई इज द सोल्यूशन वर्किंग, देन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, और इंट्यूशंस कितना हम खुद सोच पाए, कितना हमें समझना पड़ा। ऑलराइट, ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सवाल में। तो ये सवाल मैंने जब पहली बार किया था तो छोड़ दिया था, तो अब आई थिंक नाउ मैं इसको अच्छे से समझता हूँ, मैं किसी को इंटरव्यू में से डिफेंड कर सकता हूँ। बाय।